गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ चंद्रशेखर मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। आज का मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक। तो उपसहसंयोजक यौगिक वे यौगिक जिनके अणु अथवा आयन के धातु परमाणु के साथ किसी ऋणायन या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु ने उपसहसंयोजक बना रखा हो, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। इस यौगिक में धातु आयन व लिगैंड संयुक्त रूप से एक अकेले आयन के रूप में व्यवहार करते हैं। इसलिए इन यौगिकों को संकुल या जटिल यौगिक अथवा इन आयनों को संकुल या जटिल आयन कहा जाता है। उपसहसंयोजी यौगिकों में एक केंद्रीय धातु आयन अथवा उदासीन परमाणु होता है, जिसके चारों ओर निश्चित ज्यामिति में कुछ लिगैंड उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। लिगैंड कोई ऋणायन CN- अथवा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु जैसे NH3H2O जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर एक उपसहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता हो, लिगैंड कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु जितनी लिगैंडों द्वारा जुड़ा रहता है, यह संख्या उस धातु की उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। उपसहसंयोजी यौगिक दो स्थायी यौगिकों के योग से बनते हैं। इन्हें आणविक या योगशील यौगिक कहा जाता है। जैसे दोनों को हम ऐड कराते हैं, जैसे 4KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस, तो इससे 4KCN डॉट FeCN का होल ट्वाइस या K4FeCN6 कंपाउंड बनेगा, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसी प्रकार K2SO4 प्लस Al2SO4 होल ट्वाइस प्लस 2H2O, तो इससे बन जाएगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, जिसको हम पोटेशियम फिटकरी कहते हैं। ये डबल साल्ट कंपाउंड होता है। अब आणविक अथवा योगशील यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है द्विक्लवण वह होता है जिसमें योग करने वाले मूल यौगिक का अस्तित्व बना रहता है। दूसरा होता है संकुल लवण, जिसमें योग करने वाले मूल यौगिक का अस्तित्व नहीं रहता है। ये संकुल लवण होता है। वे उपसंयोजक बंध बनाकर नए रूप में आ जाते हैं, संकुल लवण। अब द्विक्लवण व संकुल लवण में अंतर। संकुल यौगिक में लिगैंड व धातु के मध्य उपसंयोजक बंध होता है, जबकि द्विक्लवणों में इनके मध्य आयनिक बंध होता है। सेकंड है, एक मजबूत उपसंयोजक बंध के कारण विलयन में संकुल के ऋणायन व धातु आयन पृथक नहीं होते हैं, जबकि द्विक्लवण में ऋणायनों व धातु आयनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे K4FeCN6 के विलय में FeCN6 4- आयनों का परीक्षण संभव है, लेकिन Fe+2 व Cn- आयनों का परीक्षण इस विलयन से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विलयन में इन आयनों का अस्तित्व नहीं है। पोटेशियम फिटकरी में Al+3 SO4 आयनों का परीक्षण संभव है, क्योंकि विलयन में इन आयनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। नंबर थर्ड है, संकुल यौगिकों में केवल एक ही प्रकार के धनायन व ऋणायन होते हैं। उनमें से जो भी आयन संकुल होता है बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, जबकि द्विक्लवणों में एक से अधिक प्रकार के धनायन व ऋणायन होते हैं। सूत्र का कोई भी भाग बड़े कोष्ठक में नहीं होता है। अब है वर्नर सिद्धांत। अल्फ्रेड वर्नर को उपसहसंयोजी यौगिकों के महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए उपसहसंयोजक रसायन का जनक कहा जाता है। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड व अमोनिया की भिन्न भिन्न अनुपात में क्रिया करवाकर कई संकीर्ण यौगिक प्राप्त किए। जैसे यौगिक है COCl3.6NH3, ये नारंगी पीला रंग का होता है। COCl3 5NH3.H2O, ये गुलाबी रंग का होता है।
COCl3 डॉट 5NH3 ये बैंगनी रंग का होता है। COCl3 4NH3 ये हरा बैंगनी रंग का होता है। COCl3 डॉट 3NH3 ये नीला रंग का होता है। अब हम बर्नर सिद्धांत को पढ़ेंगे। बर्नर सिद्धांत में नंबर 1 है धातुओं के बंध या संयुक्ता दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राथमिक और नंबर 2 द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकार की, जबकि द्वितीयक संयोजकता सहसंयोजक प्रकार की होती है। नंबर 2 है प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋणायन अथवा उदासीन अणु दोनों के द्वारा संतुष्ट हो सकती है। नंबर 3 है किसी धातु के लिए द्विक संयोजकता का मान निश्चित होता है। नंबर 4 है किसी धातु की प्राथमिक संयोजकता से केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण अंक की जानकारी मिलती है। एक ऋणायन नंबर 5 है एक ऋणायन केंद्रीय धातु की प्राथमिक अथवा द्वितीयक अथवा दोनों प्रकार की संयोजकता संतुष्ट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल है नंबर COCl3 डॉट 6NH3। तो इसकी स्ट्रक्चर है COCl3 हो गया और NH3 का कंपाउंड बन गया, इसका स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार स्ट्रक्चर है COCl3 डॉट 5NH3 की, ये बनी हुई है। ये स्ट्रक्चर देखो 3rd नंबर की COCl3 4NH3। नंबर 4th की है COCl3 डॉट 3NH3। तो इसमें जो डॉटेड लाइन है ये तो इसकी प्राथमिक संयोजकता को दर्शाता है, और जो फुल लाइन है वो द्वितीय संयोजकता को शो करता है। आयनिक अभिक्रियाएं। आयनिक अभिक्रिया नंबर 1 है बर्नर सिद्धांत के प्रायोगिक सत्यापन के लिए नंबर 1 है आयनिक अभिक्रिया। तो नंबर 1 आयनिक अभिक्रिया में प्राथमिक संयोजकता से जुड़े परमाणु या समूह आयनिक प्रकृति के होते हैं। ये आयनिक अभिक्रिया संपन्न करते हैं। जैसे COCl3 डॉट 6NH3 है, इसकी हम AgNO3 और NH3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो 3HCl निकल जाएगा। तो देखो COCl3 ये 6NH3 है, इसमें 3Cl निकल जाएंगे, तो 3Cl माइनस, तो Cl माइनस की जो इसकी प्राथमिक संयोजकता 3 होती है, और इसमें CO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है CN, वो होता है इसका 6। जो कोऑर्डिनेशन 6 होता है वो उसकी द्वितीय संयोजकता होती है 6। तो दूसरा एग्जाम्पल है COCl3 डॉट 5NH3। या इस पर हम AgNO3 की क्रिया कराते हैं तो 2AgCl निकल जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है देख लीजिए, इसमें 2Cl निकल जाएगा। तो Cl माइनस है क्लोराइड, ये प्राथमिक संयोजकता को शो करता है। क्लोरीन के 2 परमाणु आयनित होते हैं, जबकि एक क्लोरीन परमाणु दोहरी प्रकृति का होता है। वह CO की प्राथमिक कोबाल्ट की प्राथमिक व द्वितीयक दोनों संयोजकता को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल था जैसे COCl3 4NH3। इस पर यदि हम AgNO3 की क्रिया कराते हैं तो AgCl निकल जाएगा इसमें। और उसकी स्ट्रक्चर ये देख लीजिए, स्ट्रक्चर बनी हुई है, Cl माइनस निकल जाएगा इसमें। तो क्लोरीन एक ऋणायन CO की प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करता है, जबकि शेष दोनों प्राथमिक और द्वितीय दोनों संयोजकता को संतुष्ट करता है। COCl3 3NH3 की AgNO3 से क्रिया कराएं तो कोई भी Cl नहीं निकलेगा, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये बना हुआ है। तो इसमें तीनों क्लोराइड आयन होता है, वो CO की प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करता है। हिमांक में अवनमन तथा चालकता प्रयोगों के संयुक्त निष्कर्ष बर्नर सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। हिमांक में अवनमन प्रयोगों से पदार्थ के कणों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, जबकि चालकता से आवेशों की संख्या ज्ञात की जाती है। इन प्रयोगों की संख्या बर्नर संरचना के समान है। बर्नर सिद्धांत की पुष्टि होती है। जैसे संकुल है, हिमांक अवनमन प्रयोगों से कणों की संख्या आ गई, इसमें चालकता के प्रयोगों से आवेशों की संख्या। तो जैसे COCl3 6NH3 है, इसमें हिमांक अवनमन से प्रयोग कणों की संख्या 4 हो जाएगी। COCl3 5NH3 में 3 है, COCl3 4NH3 में 2 है,
और COCl3 3NH3 में कणों की संख्या 1 हो जाएगी। चालकता प्रयोगों से आवेशों की संख्या COCl3 6NH3 में तो 6 है, COCl3 5NH3 में 4 है, COCl3 4NH3 में 2 है और COCl3 3NH3 में चालकता प्रयोगों से आवेशों की संख्या 0 है। वर्णन सिद्धांत के द्वारा भी उपसेचक यौगिकों व आयनों की निश्चित आकृति की उन्होंने कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर समस्त लिगैंड एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित होते हैं। अब जैसे उपसेचक वाले यौगिक है उनकी आकृति होती है अष्टफलकीय है और उपसेचक संख्या 4 होते हैं उनकी आकृति एक तो वर्ग समतली होती है, एक चतुष्फलकीय संरचना में होते हैं। अब उपसेचक रसायन में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट वो आते हैं। जैसे नंबर 1 है इसमें उपसेचक एंटिटी। तो उपसेचक एंटिटी में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर कुछ अन्य परमाणु या समूह व्यवस्थित होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसेचक बंध द्वारा बंधे रहते हैं। इस उपसेचक बंध में लिगैंड द्वारा धातु को इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाते हैं। लिगैंड डोनर होता है, मेटल होता है जो एक्सेप्टर होता है। सूत्र लिखते समय उपसेचक एंटिटी को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। तो देखो जैसे CONH3 को 6 है और इसे बड़े कोष्ठक के बाद में 3+ हो गया, ये धनायनिक हो गया तो इसको ऐसे बड़े कोष्ठक में होता है, उसको उपसेचक एंटिटी होता है। जैसे PTCl4 बड़ा कोष्ठक दोनों और 2A- ये ऋणायनिक होता है। इसी प्रकार Fe3CO12 इसको पूरे बड़े कोष्ठक में कर देते हैं और ये कंपाउंड होता है जो उदासीन होता है। अब नंबर 2 है उपसेचक संख्या। केंद्रीय परमाणु अथवा लिगैंड के मध्य बने सिग्मा बंधों की संख्या को उस केंद्रीय परमाणु की उपसेचक संख्या कहते हैं। उपसेचक संख्या में पाई बंधों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। थैंक्स।